नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अमरीकी सदारती इंतख़ाबात की। अमरीका में सदारती इंतख़ाबात के नतीजे फंस गए हैं। आम तौर पर इलेक्शन डे यानी जिस दिन वोटिंग होती है उसी रात काउंटिंग हो जाती है और अगली सुबह तक दुनिया को नए सदर का नाम पता चल जाता है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से बदले क़वायद ने पूरे अमल पर असर डाला है। करीब 10 करोड़ वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की, यानी इलेक्शन डे से पहले ही पोस्टल बैलेट या मेल इन वोटिंग से वोट दे दिए। अब इंतखाबी ओहदेदारों को इन वोट्स को गिनने में वक्त लग रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कहानी और उलझा दी कि वो बैलेट्स की काउंटिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आइए समझते हैं कि इस बार क्या अलग रहा और किस वजह से अमेरिका के इंतखाबी नताइज अटक गए हैं। आमतौर पर क्या होता है, अमेरिका के सदारती इंतखाबात अमेरिकी जो पॉपुलर वोट्स होते हैं उसकी बुनियाद पर नहीं जीते जाते। हर रियासत को जीतने के साथ ही पार्टी वहां से अपने लिए इलेक्ट्रल वोट्स जुटाती है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 50 रियासतों के 538 इलेक्ट्रल कॉलेज वोट्स में से 270 का साथ होना ज़रूरी है। हर इंतखाबात में कन्फर्मेशन से पहले ही जो मीडिया है, मीडिया आउटलेट्स हैं, हर स्टेट में किसी एक कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। ये फाइनल वोट काउंट की बुनियाद पर नहीं होता बल्कि प्रोजेक्शन की बुनियाद पर होता है, जो आमतौर पर सही होता है। 2016 के इंतखाबात देखें तो वाशिंगटन में सुबह 2:30 बज रहे थे और ज़रूरी 270 इलेक्ट्रल वोट्स तक पहुंचते ही मीडिया ने ट्रंप के नाम का ऐलान कर दिया था। ये हमारे यहाँ से थोड़ा सा अलग है। एक तो हमारे यहाँ वोटिंग और काउंटिंग एक ही दिन नहीं होती, दूसरा हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से काउंटिंग होती है जो कुछ ही घंटों में वोटों को ठीक गिना देती है। जब तक ऑफिशियल यानी सरकारी तौर पे ऐलान नहीं होता तब तक मीडिया हाउसेस बढ़त की बुनियाद पर अंदाजे लगाया करते हैं। इस वजह से इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ जो ऑफिशियल तरीके से जो अनाउंसमेंट होता है उसमें काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए मीडिया आउटलेट्स के ऐलान से ही तस्वीर साफ होती है। अब हम जानते हैं कि इस बार नतीजे क्यों फंस गए। ऐसा सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। 68% वोटर 68% वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की, यानी इलेक्शन डे से पहले। अमेरिका में ऐसा होता भी है। कुछ स्टेट्स में इलेक्शन डे से पहले वोटिंग की इजाज़त है। इसमें वोटर्स को पोस्टल बैलेट देने की परमिशन भी है। पोस्टल बैलेट की गिनती धीमी होती है क्योंकि वोटर और गवाह के दस्तखत और पतों का मिलन करना ज़रूरी होता है। काउंटिंग मशीनों में डालने से पहले बैलेट्स की कई दौर की चेकिंग होती है। कुछ स्टेट्स ने इलेक्शन डे से पहले ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया था ताकि इलेक्शन खत्म होने से पहले ही काउंटिंग शुरू हो सके। वहीं कुछ स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हम किन स्टेट्स की बात करेंगे। ऐसे स्टेट्स हैं जो इस बार के सदारती इंतखाबात के लिए फैसला कुन हो सकते हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा, ओहायो और टेक्सास में जीत हासिल कर ली है और अपने री इलेक्शन की उम्मीदों को कायम रखा है, लेकिन एरिजोना बाइडेन के खाते में गया। अगर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ने मिशिगन और विस्कॉन्सिन जीत लिया तो उनके पास जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया गंवाने के बाद भी ट्रंप के मुकाबले में 2 इलेक्ट्रल कॉलेज वोट ज़्यादा रहेंगे। इन स्टेट्स में लाखों पोस्टल वोटर्स अभी तक नहीं गिने जा सके हैं। वहीं यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ज़्यादातर डेमोक्रेटिक वोटर्स ने इस बार कोरोना के डर से पोस्टल बैलेट से वोटिंग की है। उनके मुकाबले में ऐसा करने वाले रिपब्लिकन वोटर्स की तादाद काफ़ी कम है। जॉर्जिया में जो बैलेट्स हैं उसका प्रोसेस करने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन वहाँ भी कई बड़ी काउंटी में वोटिंग में देर हुई है। कुछ काउंटर्स पर मंगल की देर रात तक भी वोटिंग चलती रही। इस वजह से ओवरनाइट काउंटिंग नहीं हो सकी। अगर हम ये पूरा अमल देखें तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा और नतीजे ये तवक्को है कि और काफ़ी उलझे हुए रहेंगे। इसी बीच जो दावे हैं दोनों तरफ से जीत के वो बार बार किए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने जहां अमेरिकी अवाम से अपने खिताब में कहा कि वो फतेह की जानिब बढ़े हैं, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज आने से पहले जो बाइडेन ने कहा कि उनके हामी यकीन रखें वो कामयाबी के रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने खिताब में कहा कि वो अपने तौर पर इलेक्शन जीत चुके हैं और उन्हें एक शानदार फतेह हासिल हुई है। Our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President. अमेरिका के सदारती इंतखाबात में इस बार मुस्लिम वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। ज़्यादातर की पहली पसंद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन रहे। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन CAIR ने के एग्जिट पोल में दावा किया गया। CAIR ने मंगल की रात पोल के नतीजे डिक्लेयर किए। इसके मुताबिक कुल 89% मुसलमानों ने इंतखाबात में वोट डाले। इसमें से 69% 69% ने जो बाइडन को वोट डाला और महज 17% ने डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताया। इस पोल में जुमला 844 रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स ने हिस्सा लिया। 2016 के इंतखाबात के मुकाबले में इस बार ट्रंप को 4% ज़्यादा सपोर्ट मिला। 4 साल पहले उन्हें सिर्फ 13% मुसलमानों ने वोट दिया था। CAIR ने नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निहाद अवाद ने कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के 4 लाख से ज़्यादा मुसलमान शामिल हैं और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इन इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। मुस्लिम सोसाइटी में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये इस बार बहुत खुलकर जो बाइडन को मुसलमानों ने अमेरिका के सपोर्ट किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद का हदफ बिहार को खुद कफील बनाना, कानून की हुक्मरानी कायम रखना और सबको यकसा मौका मुहैया कराना है। रियासत में हो रहे असेंबली इंतखाबात का जिक्र करते हुए मोदी ने सिलसिलावार ट्वीट करते हुए आज कहा कि नौजवानों को मौक़े, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ उनका मकसद है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जय बिहार, जय भारत, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कहा। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन है। ये गरीबों से उनका इख्तियार छीनता है। बैंक खातों, आधार और मोबाइल को जोड़कर एनडीए हुकूमत ने गरीबों को उनका हक दिया है और काली कमाई के बहुत से रास्ते बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने बिहार में आज कई इंतखाबी रैलियों से खिताब किया।
भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि बिहार में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के एक एक व्यक्ति से, एक एक नागरिक से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के हर प्रतिभावान नौजवान से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की ऊर्जावान बहन बेटियों से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की संकल्प शक्ति से बनता है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने बिहार को बहुत नजदीक से देखा है। बिहार में आज से 15 साल पहले चुनाव में क्या चर्चा होती थी? कभी विकास की चर्चा होती थी क्या? चर्चा होती थी तू जानत नहीं थे, हम भैंस के पिठिया पर बैठेला। यही चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? और रैली क्या होती थी? तेल पिलावन, लठिया भांजन। यह चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? ये विकास की चर्चा तेजस्वी यादव से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, ये जंगल राज के युवराजों को अगर करना पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण करना पड़ रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उन्होंने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति सब बदल दी। अब तो जो जंगल राज वाले भी हैं वो भी अपना मुखौटा लगा करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये दीगर बात है कि चुनाव में आने के बाद और जब आप विपक्ष का नेता उनको बना देते हैं तो वो विधानसभा में बजट सत्र से लेकर के पूरे साल नदारद रहते हैं। ये प्रजातंत्र का धिक्कार करते हैं। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी से मुतालिक इशारों पर हमला बोला और कहा कि मुल्क में ईवीएम की जगह एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन चलता है, लेकिन इस बार बिहार में ये नहीं चलेगा और महागठबंधन की फतेह होगी। राहुल गांधी ने महागठबंधन उम्मीदवारों के हक में चाशुम्बे को मधेपुरा और अरारिया में मुनक्किदा इंतखाबी इजलास में कहा कि इस हुकूमत में मुल्क में ईवीएम की जगह एमवीएम चलता है, लेकिन इस बार बिहार असेंबली इंतखाबात में ये नहीं चलेगा। कांग्रेस लीडर ने रोजगार के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर हमला तेज करते हुए कहा कि साल 2014 के लोकसभा इंतखाब में मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इंतखाब जीतने और वजीर आजम बनने के बाद वो अपना वादा भूल गए। इसी तरह वजीर आला नीतीश कुमार ने भी कोरोना मुद्दत में बिहार से बाहर लौटे लोगों को यहाँ रोजगार देने का वादा किया, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दे पाए। बात बताओ, बेरोजगारी की बात। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? नीतीश जी ने कितनों को रोजगार दिया? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो कह सकता है हाँ नीतीश जी ने मुझे रोजगार दिया? ये आपको सही रेट नहीं देते, बाढ़ की समस्या हल नहीं करते, रोजगार नहीं देते, तो फिर ये देते क्या हैं? आप लोग इनको वोट दिए, आपने इनको वोट दिया, ये इन्होंने आपको क्या दिया? बेरोजगारी। अच्छा, पिछली बार चुनाव में नीतीश जी कहते थे मैं बिहार को बदलूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी भी कहते थे
2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं, भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला। और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। बिहार के युवाओं को कहते हैं, क्योंकि जब एक युवा नीतीश जी की मीटिंग में ऐसे खड़े होकर पूछता है मुझे रोजगार नहीं दिया आपने, मुझे रोजगार कब दोगे, और जब नीतीश जी उस युवा को जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं, तो नीतीश जी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे, नीतीश जी बिहार के हर एक युवा को जवाब दे रहे हैं। वो हर युवा को कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो वोट नहीं मिलेगा, बिहार का युवा वोट नहीं देगा। मैं आपको यहां अंत में एक बात कहना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार होगी, गरीबों की, किसानों की, हर जात की, हर धर्म की, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि ऐसे इशारे अब वाज़े नज़र आने लगे हैं कि मुल्क की मईशत उम्मीद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से पटरी पर वापस आ रही है और हिंदुस्तान कोविड-19 वबा को शिकस्त देकर दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत फिर से बनेगी। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता दिनों ऐसे कई इशारे उभर कर सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि मुल्क की मईशत उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से वापस पटरी पर लौट रही है। पहली सैमाही के मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी के आदाद-ओ-शुमार गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के जीडीपी के मुकाबले 1,05,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में 12% का इजाफा हुआ। ये उस वक्त हुआ जब मुल्क में रवां बरस अच्छी बारिश के सबब किसानों को बिजली की ज़रूरत कम पड़ी। इसी तरह से कोविड-19 के सबब मुल्क में मुसाफिर गाड़ियों का चलना बंद होने के सबब रेलवे में भी बिजली की खपत में कमी आई है। जावड़ेकर ने कहा कि इसका मतलब है कि मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुकम्मल तौर पर मामूल की पैदावार बहाल हो गई है और कई शोबों में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इनपुट और काम से मुतालिक आदाद व शुमार भी इसकी तस्दीक करते हैं। हिमाचल में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट का ये बिजली का प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। यह सतलज जल विद्युत निगम के मार्फत होगा, जल विद्युत में भी आ रही है और ट्रांसमिशन में भी है। और ये प्रोजेक्ट बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन, बूम, इस तरीके पर निर्भर रहेगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की मदद मिलेगी। इससे बड़ा फायदा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो कार्बन एमिशन नहीं होता और उतनी बिजली पैदा करने के लिए जो कार्बन एमिशन होता कोयले से करने में, वो 6 लाख टन का कार्बन एमिशन रिडक्शन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी और जो प्रकल्प बाधित है उन लोगों को 10 साल के लिए हर एक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मुल्क में आलू और प्याज की आसमान छूती कीमतों के बाद अब खुर्दनी तेल की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार गरीबों की दिवाली फीकी और बेमज़ा रहेगी। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने चाशुम्बे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतें पहले ही गरीबों की पहुंच से दूर थीं, लेकिन अब खुर्दनी तेल की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से गरीबों की दिवाली इस बार फीकी रहेगी। उन्होंने कहा कि खुर्दनी तेल की कीमतें 33 रुपये से बढ़कर 40
माफ़ कीजिएगा 33 से बढ़कर 40% हो गई हैं। ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है और ये हालात हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से पैदा हुए हैं। सरसों, सोयाबीन और 40 दूसरे खुर्दनी तेलों की कीमत में 40% इजाफा हुआ है, जिससे गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। कि कैसे इनको महंगाई की इस मार से बचाया जाएगा। अभी तक तो बेचारे आलू, प्याज, टमाटर से ही जूझ रहे थे, अब तेलों के दाम में भी आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें समय व्यर्थ किया है। आयात किया नहीं गया है पाम ऑयल का। जुलाई अगस्त के महीने में एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्कुल आयात ना होने के कारण ये स्थिति आ गई है। ये भी सच है कि सोयाबीन का जबरदस्त उत्पादन हुआ है देश में, उसके बाद भी तेलों के दाम में कमी नहीं हुई है। तो ये कौन सी आत्मनिर्भरता का पाठ मोदी जी पढ़ा रहे हैं, ये हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सच है कि महंगाई बढ़ रही है, स्पेशली खाने के पदार्थों में। पहले महंगाई बढ़ी आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी, दालों में। अब महंगाई जिस तेल में पकाया जाता है, छाना जाता है, खाना खाया जाता है, उसमें बढ़ रही है और ये सब लोग यूज करते हैं। और इस डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इस सीजन डिमांड कम होगी, इस सीजन बढ़ जाएगी। भाई नून, तेल, तरकारी जो कहा जाता है, जो हर गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करता है, वो तो पूरे देश में इस्तेमाल होता है, हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो आप अब किसी बहानेबाजी के पीछे नहीं छुप सकते कि भाई कोविड था इसलिए दाम बढ़ गया या फलाना था इसलिए दाम बढ़ गया। ये आपका दायित्व था कि आप दामों को कम करें। आपने बोला था आप फार्मर की इनकम डबल करेंगे। फार्मर जो है, जो किसान है आज, उसके पास कढ़ाई में छौंकने का जो तेल है उसमें आग लगी हुई है। वो कौन सी सब्जी छौंक कर खा सकता है? कुछ नेनुआ एनुआ जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो किसान खा रहे हैं, क्योंकि आलू तो खाने की अभी किसी की भाई औकात ही नहीं रह गई है। आलू की कीमत 50-60 रुपए है छोटे छोटे शहरों में। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार ये जस्टिफाई कर रही है कि गरीब लोगों को दाम ज्यादा देने पड़े आलू, प्याज, टमाटर और तेल के? क्या सरकार ये जस्टिफाई कर सकती है कि गरीबों को खाने की पदार्थों पे ज्यादा दाम देने पड़े? मुझे तो लगता है ऐसा करना अनैतिक है, अनौचित्य है और बिल्कुल गलत है। और एक बात, ये कानून सोचा कि कैसे इनको महंगाई की इस मार से बचाया जाएगा? अभी तक तो बेचारे। हिंदुस्तान ने खलीजी ममालिक से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियों में नरमी के बाद हिंदुस्तानी कारकुनों और पेशावर अफराद को काम में वापस आने में मदद करें। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने तकरीबन तमाम अरब ममालिक की सरकर्दा इलाकाई तंजीम खलीज ताउन काउंसिल यानी GCC के साथ डिजिटल ज़राए के ज़रिए इस मामले पर बात की। जयशंकर ने खलीजी ममालिक को हिंदुस्तान से अशियाए खुर्दनोश, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की फराहमी जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी बरदरी के लोगों की देखभाल करने पर GCC ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वजारत ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी कारकुनों और पेशावर अफराद की एक बड़ी तादाद काम पर वापस आने के लिए GCC ममालिक वापस जाने पर ख्वाहिशमंद है। उन्होंने GCC क़यादत पर जोर दिया कि वो सफरी इंतज़ामात के ज़रिए वापसी में उनकी मदद करें। कोरोना वायरस की वबा की वजह से पिछले कुछ महीनों में हज़ारों हिंदुस्तानी शहरी खलीजी खित्ते से वतन वापस आए थे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस दौरान लीडरान ने बाहमी मफादात से मुतालिक इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर एक कपड़े के गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसके बाद बिल्डिंग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से इमारत की छत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीगर 8 लोग संगीन तौर पर जख्मी हुए। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अब भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। मौके पर मौजूद फायर डिपार्टमेंट के अफसर ने कहा कि मलबे में से 12 लोगों को बाहर निकालकर LG हॉस्पिटल भेजा गया था। अस्पताल ने भी एक बयान जारी करते हुए बताया कि 12 जख्मियों में से 4 को वहां लाते ही मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि 4 की मौत बाद में इलाज के दौरान हुई।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से इंतजामी कामों की वजह से मुलतवी की गई 14वीं सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET अब 31 जनवरी 2021 को मुनक़िद की जाएगी। इस सिलसिले में CBSE ने चारशंबे के रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना वबा के दरमियान समाजी दूरी और दीगर एहतियाती तदाबीर कायम रखने के लिए CBSE की जानिब से 135 शहरों में CTET इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा, जबकि इससे पहले 5 जुलाई 2020 को 112 शहरों में इसका इनेकाद किया जाना था। नए शहरों की फहरिस्त में लखीमपुर, नौगांव, बेगूसराय, गोपालगंज और दीगर शहर शामिल हैं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 4 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा हो गया। 3 करोड़ 44 लाख 85,291 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 12 लाख 23 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। चारशंबे के रोज़ हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले मंगल के मुकाबले इन केसेस को देखें तो 46,253 हो गए, जबकि एक्टिव केसेस में भी नुमाया तौर पर कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए केसेस से कहीं ज़्यादा है। मुल्क में सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद में इजाफे से कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 5,33,787 रह गई है। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 6.42% रह गई। चारशंबे के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 92.09% हो गया है, जबकि अमवात की शरह कम होकर 1.48% रह गई है। एक्टिव केसेस की शरह 6.42% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1637 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,44,143 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1357 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई हैं। दिल्ली हुकूमत ने चारशंबे के रोज़ ये कबूल किया है कि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आलमी वबा कोविड-19 की तीसरी लहर है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने आज इस बात को तस्लीम किया कि दिल्ली में फ़िलहाल कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ के त्रिलोकपुर गांव में एक बैग में 5 महीने का बच्चा मिला। बैग में सर्दियों के कपड़े, जूता, जैकेट, साबुन, विक्स, दवाएं और 5,000 रुपये भी रखे हुए थे। इस बैग में एक ख़त भी था, जिसे पढ़कर लगता है कि बच्चे के वालिद ने लिखा। ख़त में लिखा गया कि मेरे बेटे को 5 से 6 महीने पाल लो, मैं हर महीना पैसे दूंगा। वालिद ने वजह बताई कि बेटे के लिए उसके ख़ानदान में ख़तरा है। पुलिस ने बताया कि त्रिलोकपुर गांव के आनंद ओझा के घर पर यह बैग रखा गया था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। ख़त में लिखा गया कि ये मेरा बेटा है, इसे मैं आपके पास 5 से 6 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ। हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है, इसलिए मैं अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूँ। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से मैं आपको पैसे देते रहूँगा। आपके हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि इस बच्चे को संभाल लो, मेरी कुछ मजबूरी है, इस बच्चे की माँ नहीं है, मेरी फैमिली में इसके लिए ख़तरा है, इसलिए 6 से 7 महीने तक आप अपने पास रखिए। सब कुछ सही करके मैं आपसे मिलकर अपने बच्चे को ले लूँगा। उस ख़त में यह भी लिखा गया कि मैं बच्चा आपके पास छोड़कर गया, ये किसी को मत बताना, नहीं तो ये बात सबको पता चल जाएगी, जो मेरे लिए सही नहीं है। सबको ये बता दीजिएगा कि बच्चा आपके किसी दोस्त का है, जिसकी बीवी हॉस्पिटल में कोमा में है। जब तक आप अपने पास रखिए, मैं आपसे मिलकर भी दे सकता था, लेकिन ये बात मुझ तक रहे, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। एक 19 साल की लड़की ने 40 बरस की खातून को आंटी कह दिया, जिस पर वो खातून भड़क गई और उस लड़की की खूब पिटाई कर दी। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के बाबूगंज मार्केट का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।